Market Mantra, Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra, Mantra. Market Mantra, Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए आरंभ करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं वीर रवि कुमार। Domestic stocks rise around 1.5%. Sensex closes above 56,800 points. Nifty settles above 16,950. Global stocks witness gains and Brent crude prices hover around $100 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज, प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 56,800 के ऊपर पहुंचा। निफ्टी बढ़कर 16,950 के स्तर को पार कर गया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में लिवाली का सिलसिला तेज और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के आसपास आए। घरेलू शेयर बाजार में आज निवेशकर्ताओं की अच्छी खासी दिलचस्पी दिखी। प्रमुख सूचकांक 1.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। घरेलू निवेशकों को एशियाई बाजार से पहले संकेत मिला। वहां की अच्छी खासी लिवाली देखकर यहां भी निवेशकर्ताओं में खरीद के प्रति रुझान बढ़ गया। इसके अलावा यूरोपीय शेयर बाजारों में भी तेजी का रुख दिखा, जिसका असर खरीदारों के बीच देखने को मिला है। निवेशकर्ताओं की लिवाली से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 56,800 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 16,950 के स्तर को पार कर गई। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,040 अंक यानी 1.86% की बढ़त लेकर 56,817 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 312 अंक यानी 1.87% ऊपर उठकर 16,975 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.8% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.47% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today climbed more than 1.5%. Both domestic key stock indices gained in sync with rise in other Asian share markets. Global stocks today climbed amid attractive valuations, as in previous sessions, share markets worldwide witnessed heavy losses. The BSE Sensex closed above 56,800 points, while the NSE Nifty ended above the 16,950 level. The Sensex climbed 1,040 points or 1.86% to trade at 56,817. The Nifty was also up 312 points or 1.87% to trade at 16,975. In the broader market at the BSE, the mid-cap climbed 1.8% and the small-cap index surged 1.47%. In the Sensex pack, 28 out of the 30 companies logged gains. Ultratech Cement was the top gainer as it rose 4.7%, followed by Axis Bank, which added 3.7%. IndusInd Bank gained 3.6% and Infosys climbed 2.7%. Bajaj Finance and Bajaj Finserv both rose 2.6% each. In sectoral indices at BSE, all sectors logged gains. Metal index gained the most as it added 4.7%, followed by metal, which rose 2.7%. Basic materials surged 2.6%, and oil and gas closed 2.2% up. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,265 companies gained, while 1,168 fell. Shares of 101 companies remained unchanged.
श्रोताओं, आज के कारोबार पर हम ध्यान दें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सभी सेक्टर में बढ़त का सिलसिला हमने देखा है। खास तौर से जो धातु सूचकांक है उसमें सबसे अधिक वृद्धि हुई 4.7% की। उसके अलावा बेसिक मटेरियल में भी लगभग 2.5% से अधिक की ही बढ़त रही। हमारे साथ शेयर बाजार पर चर्चा के लिए और अन्य खबरों पर हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद मनोज। उदयन, बाजार में आज की गतिविधि से पहले हम श्रोताओं को रुपए की स्थिति की जानकारी देते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे मजबूत हुआ है। 76 रुपए 27 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.49% घटकर 98.61 पर चल रहा था। उदयन, बाजार में अच्छी खासी हम तेजी देख रहे हैं, चौतरफा लिवाली दिख रही है, क्या प्रमुख कारण रहे? मनोज, इसका जो हिसाब किताब है वो रिलीफ के साथ है, क्योंकि तेल के दाम में थोड़ी सी गिरावट दिखी गई। जो लग रहा था कि एकदम से रनअवे जाएगा वो ऐसा नहीं पाया गया। दूसरी बात है कि यूक्रेन संघर्ष में बातचीत के में प्रगति के आसार नजर आ रहे हैं। वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुआ है, उससे एक आशा जागी है। दूसरा, ये फेडरल रिजर्व उनकी मीटिंग होने वाली है और वहां से कुछ जो अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उसके बारे में अब इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो ये कुछ बातें हैं। दूसरी बात है कि जो चाइना में लॉकडाउन की वजह से आपकी जो कमोडिटी के प्राइसेस हैं, जो जिसमें एक रनअवे मूवमेंट हो रहा था, उसमें भी एक कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो अभी अनफोल्ड कर रही है। कहानी ये पूरी तरीके से सामने नहीं आई। But Udayan, if you see, I mean, although we discussed in the earlier program also, there's a negative correlation between the oil prices and the global stock markets, as the oil prices went right up to $140, $139, and now they're down to almost $100. And that we are seeing the results in the stock markets as well. But most people, most analysts, first of all, they didn't anticipate Russia would invade Ukraine, and then most of them said it'll be a 3-day war. Now this is the 21st day. That should have some impact on the stock markets and the financial markets, which doesn't seem to have hit so far. It's just, as you said, relief that the oil prices have not gone up as much as they should. Do you see finally when this ends, something will strike home and that will affect the markets? Oh, you're absolutely right, Ravi. You will start seeing the bite happening in about roughly 2 weeks, 3 weeks. And already the data has started coming in. Like in US, people are driving less. Then you will start seeing some people are substituting staggering purchases. So it's only so much of inflation that you can pass on to consumers, whether it's retail consumers or B2B. So it's only when you have a very good pricing power and what you're producing is not being produced by anybody else, that's when you can do it. So Ravi, unlike India, where we are used to say 4 to 6% of inflation, this is a new animal for the West. They are not used to anything more than 2. They thought they would be blessed if they had 2. So this is something that's going to bite them. And even in the most optimistic sort of scenarios that are being painted, in the US they are talking about a 4% annual inflation. That's the most optimistic. Right now it's clocking much more. So it will start biting. There's no doubt about it. And coming back to the Indian markets, of course, the Indian markets have been pretty topsy-turvy if you start from March 26, 2020, but it still continues being topsy-turvy. Anybody who's either invested in the market or looking to invest in the market, what would you recommend he do? Hold, invest, SIP, mid-caps, small caps? What should he do? It's too complicated now. So I think if you see people who are level-headed experts, I mean, across the world, what they are saying is don't try anything new in these kind of conditions, because there are so many balls which are up in the air. There's a Ukraine, there's a Fed, there are things happening in India. So if you are going to buy something fresh,
then be sure to understand what the business is about. So you can understand a biscuits business, you can understand undergarments, you can understand shaving. These things you can understand. If there's a fancy company coming in with a fancy way of earning money, which you cannot understand, this is not the right time to go and get into it. Second is, can you see that company constantly earning money? Because that's you're basically, when you're buying a share, you're being participating in the growth of that company, no matter what you want to do. So can you see that happening? If you cannot see that happening, right now there's no need to do anything fresh. And if you are already invested in it, sit, go to sleep, go for a holiday, don't try anything. And if you're on SIP, don't disturb it, because that is completely dealing to you with market conditions. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। उदयन, हम आज की गतिविधि पर ध्यान देने के साथ साथ अभी जो अपनी चर्चा हुई वहां आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए समझना चाहेंगे कि अभी का जो माहौल है उसमें कौन सा सेक्टर वाइज यदि हम देखना चाहें तो जो वैश्विक परिस्थितियां हैं, खासतौर से मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, उसके अलावा जो यूरोप का तनाव है वो किस रूप में जाएगा अभी ठीक नहीं समझा और आंका जा सकता है। ऐसे में कोई ऐसा सेक्टर या कुछ सेक्टर जो आने वाले दिनों में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर सकें, उन्हें पिन पॉइंट करना हो तो कैसे चुनेंगे हम? देखिए, अगर अगले मतलब आपको निवेश करने की, कोई किसी निवेशक को निवेश करने की बहुत तलब है जी, और वो 3 हफ्ते भी नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 हफ्ते में आपको बहुत कुछ, आज ही आपको काफी कुछ इंडिकेशन मिल जाएगा, और 3-1 हफ्ते में आपको काफी कुछ चीजें जो अभी वेरिएबल हैं, बहुत तेजी के साथ पलट रही हैं, उनमें थोड़ा सा ठहराव आते हुए आपको नजर आएगा। पर अगर आपको उतना भी इंतजार नहीं करना है, जो कि कई लोगों को लगता है कि नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आईटी, हमारे देश में आईटी जो है, वहां पे अच्छी परफॉर्मिंग आईटी कंपनीज, ऐसी स्टोरीज हैं जहां पे आप नजर रख सकते हैं। दूसरी जहां पे आप देख सकते हैं, जिसे डिफेंसिव प्लेज कहा जाता है, तो वो आपके एफएमसीजी हुए, जहां पे जिनके ब्रांड्स अच्छे हैं, जिनके मतलब ब्रांड्स टॉप ब्रांड्स हैं, जिनमें पकड़ है, मार्केट में नंबर 1 है, वहां पे उनके पास नेचुरली प्राइसिंग पावर होती है, उसकी तरफ जा सकते हैं। तीसरा जो है हेल्थ केयर सेक्टर, जहां पे इन सब में वैसे मनोज दिक्कत ये भी है कि इनपुट के में जो सप्लाईज हैं, उसमें सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, हर जगह में आती रहेंगी, तो वो ये दिक्कतें आएंगी। जैसे फार्मास्यूटिकल में है, जो माना जाता है डिफेंसिव सेक्टर है, वहां पे भी दिक्कतों का सामना हो सकता है, क्योंकि हम काफी कुछ कच्चा माल चीन से लेते हैं, जहां पे अभी लॉकडाउन की स्थिति कई शहरों में है, 7 दिनों तक रहेगी। तो ये 3 सेक्टर हैं जो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको देखना ही है तो मुझे लगता है आईटी की तरफ देखना होगा आपको, और अगर बहुत दिक्कत नहीं है और आप स्टोरीज की तरफ ढूंढ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार ही कर लें। और इस वक्त अगर है आप अपने पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करना चाहते हैं, कोई स्टॉक ऐसे जो रन अप कर चुकी है, अच्छी खासी रन अप कर चुकी है, उसको अगर बेच के थोड़ा सा कैश अपने हाथ में रख लेते हैं, तब जब मार्केट सेटल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन कम आएंगे, ऐसे जबरदस्त वेरिएबल्स नहीं आएंगे, तब आपके पास बाई करने के लिए, खरीदने के लिए आपके पास वॉर चेस्ट अच्छा रहेगा। तो ये नहीं कहा जा रहा कि आप बिल्कुल स्टॉक से निकल जाएं, पर जहां पे रन अप अच्छा रहा है और आपको लगता है कि बस यहां पे काफी जो आपने उम्मीद की थी उससे आगे बढ़ चुकी है, वहां से आप निकल के थोड़ा सा अपना वॉर चेस्ट, बाइंग चेस्ट आप बना सकते हैं। और फिर जब थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तब आप कंसोलिडेट कर सकते हैं।
यहाँ पर हम आपका ध्यान रुपए पर ले चलना चाहेंगे और रुपया यानी आईटी की हम जब बात कर रहे हैं तो रुपया 76 रुपए 27 पैसे के स्तर पर है। तेल के दाम जिस रूप में ऊपर नीचे हो रहे हैं उसमें यदि स्थितियां सामान्य होती हैं तो और कम आएंगे। वैसे में रुपया किस दिशा में जाता दिखेगा और खासतौर से निर्यात आधारित जो क्षेत्र है और जो हमारा आईटी सेक्टर है उस पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, हमारे दो चीजें हैं। रुपए पे दबाव बनी रहेगी और जो अभी रिसर्च रिपोर्ट्स निकल रहे हैं वो रुपए के स्तर को और थोड़ा सा कमजोर मान रहे हैं आगे कुछ महीनों में चल के। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा पर थोड़ा सा और कमजोर होने की उम्मीद है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरबीआई ऐसा कुछ करेगा कि जिसमें वो रुपए को शोर अप, उसके वैल्यू मूल्य को वापस उठाने की अब मतलब इंटरवीन करके करने की कोशिश करेगा, तो वो मार्केट पे छोड़ देगा क्योंकि हमें अपने निर्यातकों को मदद करना है। दूसरी बात, इंटरेस्टिंग बात जो है, जो कि हमारे लिए चैलेंज भी है कि मनोज, अब वो दिन गए जब आप सारा का सारा जो प्रोडक्शन का वैल्यू चेन है, इनपुट्स, वो सब आप भारत में ही या किसी एक देश में ही करते हैं। तो कुछ भी अगर आप प्रोड्यूस करते हैं सर्विसेज के अलावा, कई सर्विसेज के अलावा, वो उसमें आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई पार्ट, कोई ना कोई इनपुट आपका बाहर से आ रहा है। क्योंकि अगर जहां पे आपका इंपोर्ट कंटेंट ज्यादा होगा वहां पे जाहिर है आपको रुपए जितना अगर डिप्रिशिएट कर भी जाता है, वैल्यू गिर भी जाता है, उसके जो आपके जो इंपोर्ट कंटेंट के हिसाब से वो एक बैलेंस आउट जरूर कर जाएगा। तो ये जो रुपए में जो गिरावट है ये जरूरी नहीं है कि हमारे सारे निर्यात को बढ़ावा दे। वो ये तो हमारे हम क्या निर्यात करने वाले हैं और उसमें हम लोगों का क्या रेपुटेशन है। एकदम से अगर मान लीजिए हम पहले कोई चीज निर्यात नहीं करते थे और एकदम से हमने करने की शुरुआत की या बढ़ा दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म कामयाबी की तरफ आएगा। हो सकता है उस वक्त हमें शॉर्ट टर्म कुछ सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, जो कि वेलकम है, पर ये दिक्कत रहेगी। पर मनोज, शॉर्ट आंसर ये रहेगा कि रुपए तो दबाव में रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है कि अगले 3-4 महीने में दबाव वो कम होने वाली है। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया, जहां पर आज कुल मिलाकर अच्छी खासी तेजी दिखी है। चीन में हाल हुई गिरावट के बाद आज बढ़िया बढ़त रही। हांगकांग में भी कल की तुलना में आज जबरदस्त मुनाफा देखने को मिला है सूचकांक के स्तर पर। हांगकांग में पिछले सत्र में 6% से अधिक की गिरावट हुई थी, जबकि आज हैंगसेंग सूचकांक 9% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में आज 3.5% की वृद्धि हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.4% लाभ में रहा। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.7% की वृद्धि हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1.6% ऊपर आ गया। यूरोपीय जोन पर ध्यान दें तो वहां भी समाचार तैयार की जाने तक लिवाली चल रही थी और लिवाली काफी बढ़िया थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी 100 1.4% बढ़त के साथ चल रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 3.8% की शानदार वृद्धि थी, जबकि जर्मनी का डेक्स भी 3.4% ऊपर कारोबार कर रहा था। If you look at the U.S. market, the three main Wall Street stock indices rallied yesterday, a day before an expected interest rate hike by the U.S. Federal Reserve, while oil prices dropped 7% on hopes of an end to the conflict in Ukraine. Investors are expecting the U.S. Central Bank to raise interest rates for the first time in 3 years by at least 25 basis points amid surging prices. Traders will also be closely watching the Fed for details on how it plans to end its bond buying program. Ahead of the Fed's meeting today, the benchmark 10-year note yields eased from more than 2-year highs and were last at 2.154% after earlier rising to 2.169%, the highest since June 2019. The Dow Jones Industrial Average Index rose 1.8%, the S&P 500 climbed 2.1%, and the Nasdaq Composite surged 2.9%. Udayan, if you look at the U.S. market, you mentioned the Fed, and Jerome Powell has already said that he's going to propose a 0.25% increase. That's what everybody seems to be expecting. And I was looking at the U.S. futures also. All the three indices are more than 1% up. So that seems to be something that's going to conclude. But this could have impact for India as well,
because if dollar is already being seen as a safe haven, and after this Ukraine crisis, a lot of people are moving towards the dollar-denominated assets. If they increase assets, we've already seen 2 trillion rupees the FIIs have taken from the Indian markets in equities from October onwards. So if there is a safer, more guaranteed kind of a return and a higher return coming from US, there could be more flight from various developing countries and India towards the US dollar, and that could force the RBI to further increase rates. That could put a pressure, and we were discussing rupee earlier, so that also adds to the pressure that you're mentioning. You don't foresee the pressure on rupee reducing for the next 3-4 months. So the imported inflation component also has. So all these seem to be very tightly interlinked. How do you see this unraveling? Oh, absolutely. You're absolutely right, Ravi. Obviously, there is going to be more interest in the dollar, and when the rates go up. Interestingly, in the US, it's not going to make things easier because, housing was going through a boom. And we know that housing is linked with so many other sectors. There are jobs out there. So when you start raising rates, then naturally your home loan rates are going to go up. Housing prices, which are running away in the US, they will start getting challenged. Car loans and everything. Now, why are we even talking about it? That's US. But because whatever they are doing is affecting us. And, our investment climate, our stock markets, global stock markets are getting affected by what Fed is doing. So we cannot help but discuss something that's being done thousands of miles away from us. So that's going to happen. That is going to put up a pressure. But the good part, Ravi, is that what we have been noticing is, and that's what people are asking, will this counter punch or counterbalancing force actually hold that, which is basically Indian domestic institutions coming in and counterbalancing it. This was not there, Ravi, during the 2008 financial crisis. So this is something which is there, which we have been seeing over a period of time, say 7-8 years. So that counterbalancing is happening, and Indian investors they still don't seem to have lost the nerve. So the question is, there is a sense that in these so many months that you talked about, from October onwards, when the outflow is happening, people in India, or the investors, direct and indirect, they seem to be quite sure about the India story, whatever story. That is while they are big players, foreign institutional players, but that counterbalance will happen. Also, Ravi, India, what will obviously go against us is India is still being seen as a slightly overvalued sort of a market. So we can expect that more of the same as far as foreign guys are concerned. But as far as Indian investors are concerned, they are coming and counterbalancing. So there's not going to be a free fall or something like that. There will be stocks and stories that will do well. But it will be a kind of an attritional kind of a fight. And as long as our large Indian listed companies keep doing well, and there aren't very high profile bad stories coming in, horror stories coming in, I think we should be okay. We won't have a dream run possibly, but we won't do too badly, I suspect, Ravi. But you would still recommend that anybody who wants to take a proper position should probably wait for 3-4 weeks before. I would say so, definitely. Look at how much of disruption that has happened just by the conflict in Ukraine and the lockdowns in China. I mean, you're basically talking about half of maybe 40% of manufacturing global manufacturing getting affected. That's not something, you don't want so much of disruption, so many things, balls up in the air when you're about to take equities, let's face it, is a long-term risk-based, higher risk investment. So you would want a little more surety, little more visibility of what's going to happen. Yes, it's high risk. We know things are going to change. But you would want to do it with conviction. You can't do it with so many things changing all the time.
In fact, I am reminded there was a film called A Few Good Men where Tom Cruise has this line. He says, the hits just keep on coming. Yeah. And if you see the last 2 years, one after another, some or the other hit keeps on coming. Absolutely. Suddenly this China lockdown is also coming. उदयन, हम आपका ध्यान यूरोप और एशिया दोनों के प्रमुख बाजारों की ओर ले चलना चाहेंगे। कल हमने अच्छी खासी गिरावट देखी थी और आज हांगकांग 9% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। यूरोपीय जोन में समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी 3.4% वहां का डैक्स चल रहा था। इसी तरह फ्रांस का कैक 40 भी 3.8% की बढ़त चल रही थी। फुटसी भी ऊपर चल रहा था 1% से अधिक, लगभग 1.5%। तो इसके पीछे क्या कारक हैं? मुख्य कारक वैश्विक बाजारों में इतनी तेज जो बढ़त है उसके पीछे? देखिए, एक तो वो तेल के दाम के साथ लिंक था। दूसरा था कि वहां पे ये खबरें दी जा रही, दोनों वारिंग पार्टीज जो हैं जिनके बीच में संघर्ष हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारी बातचीत जारी है और हमें उम्मीद है। तो इससे आपको सिग्नल बेहतर मिल रहा है। तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो मैं मिस कर गया था पीछे आपने जब पूछा, चीन में सरकारी तंत्र ने, सरकार ने और मॉनेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे। तो जैसे आप ऐसे एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप करेंगे सपोर्ट, हम इकोनॉमिक ग्रोथ, ब्रॉडर स्टेटमेंट, आप मार्केट्स को एक नैरेटिव दे रहे हैं, कमेंट्री दे रहे हैं, तो आप मार्केट्स को वो बूस्ट मिलता है। तो आप पाएंगे कि एडीआर जो हैं, जो डिपॉजिटेड रिसीट्स हैं यूएस में चीनी कंपनियों के, वो बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है। और यही शायद कारण है जो चीनी मार्केट्स हैं वहां पे हैंगसेंग वगैरह, वहां पे उसका असर जरूर पड़ा होगा। यूरोपीय जो मार्केट्स हैं शायद उसमें वहां का से रब ऑफ हुआ है। कल यूएस मार्केट्स का जो रब ऑफ था वो हुआ है। जैसे रवि ने बताया, डाउ फ्यूचर्स इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो ये कुछ जो है, एक जो अनिश्चितता जब आपकी कम होती जाती है, आपको मालूम होता चला जाता है, तब आप निवेश का एक डिसीजन ले सकते हैं। जब आपके पास वेरिएबल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तब आपको मालूम नहीं होता क्या होता है और आप छोटी छोटी डेवलपमेंट में, खबरों में आप रिएक्ट करते हैं। Let's look at the oil prices, something that has been much talked about in the last few weeks. Brent crude oil prices today added marginally. In intraday trade, Brent crude was trading around $100.20 per barrel, while WTI crude prices were at $97.20 per barrel. Yesterday, oil prices dropped to their lowest in almost 3 weeks as Russia indicated it is in favor of the Iran nuclear deal resuming as soon as possible. Ceasefire talks between Russia and Ukraine further eased fears of supply disruptions, and surging COVID-19 cases in China fueled concerns about slower demand. So oil has gone from everywhere to -37 to +139, now back to 100. How long do you think before this comes to we always expect a 65 to 75 stable regime. Will we come back to that soon? Ravi, there was a big conference earlier this week, and it's very interesting what it's worth sharing a little bit, maybe 2-3 sentences with the listeners in the US. So what they are saying is that while it's the same problem again, Ravi, that it's easier to scale down the production, but to scale it up, and suddenly it's not easy. And they are saying that apart from say an Occidental Petroleum or something like that, nobody is right now prepared to, in terms of infrastructure, to get it up. It's all fine to say that you have so much of land, why don't you start drilling more? That infrastructure is not there. So they are saying that the whole thing to sort of settle down, it will probably take somewhere about 7 to 8 months. So what could possibly be the scenario that could unfold? So I'm just hazarding a guess that because of the higher prices, the economic activity might come down a little bit, and that's where you will find the balance. So the prices will not come down through supply, but maybe because they're going to hit demand. That's how it will find a more firmer footing. आइए चलें सर्राफा बाजार। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज 230 रुपए घटा 51,335 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं मई अनुबंध वाली चांदी भी 410 रुपए घटकर 67,920 रुपए प्रति किलो पर रह गई।
न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी सोना थोड़ा कमजोर हुआ, $1,924 प्रति औंस पर आया। चांदी भी घटकर $25.10 प्रति औंस पर रही। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदय ने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you then for coming live to the studio, because it's a different experience taking a live discussion with the expert. Before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks rise around 1.5%. Sensex closes above 56,800 points. Nifty settles above 16,950. Global stocks witness gains, and Brent crude prices hover around $100 per barrel. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra. Market Mantra. Mantra. Market Mantra. Mantra.